इस वीडियो में हम प्रेमगन की छाया स्मृति के प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी की स्मृतियों के आधार पर इस पाठ को लिखा है। पहला प्रश्न, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखक अपने पिताजी के बारे में कई बातें बताते हैं और जो उल्लेख वो करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि उनके पिता फ़ारसी और पुरानी हिंदी कविता के बेहद अच्छे ज्ञाता थे। दूसरा, वे फ़ारसी कविता की उक्ति को हिंदी कविता के साथ मिला करके पढ़ा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कभी अमीर खुसरो की कुछ कविताएं हमें मिलती हैं। इसके अलावा वे कई बार बहुत ही मनमोहक यानी कि चित्ताकर्षक तरीके से रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ करके सुनाया करते थे और आधुनिक कवियों में वे भारतेंदु जी के बहुत बड़े फ़ैन थे यानी कि प्रशंसक थे और उनके नाटक भी वो सुनाया करते थे। सीधी सी बात है कि इन सब का प्रभाव शुक्ल जी के ऊपर पड़ा और शुक्ल जी के बचपन में ही कहीं ना कहीं ये तय हो गया था कि वे आगे चल कर के एक बहुत बड़े लेखक बनने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? पिताजी के प्रभाव से ही शुक्ल जी के मन पर भारतेंदु जी का एक सकारात्मक प्रभाव हमेशा से था, लेकिन बचपन में वे अक्सर करके राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे। ये बात ठीक है कि वो जानते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक है, लेकिन फिर भी चूँकि बाल बुद्धि थी, वे महज 8 वर्ष के थे, तो उनको कई बार लगता था कि शायद वो बेहद ईमानदार राजा हरिश्चंद्र, सत्य बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र और लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र मानो एक ही व्यक्ति हों, और यही कारण था कि इन दोनों को एक समझने के कारण उनके मन में भारतेंदु जी के लिए एक मिश्रित मधुर भावना रहती थी। मतलब कि वे भारतेंदु जी को राजा हरिश्चंद्र और लेखक हरिश्चंद्र दोनों के गुणों के कारण बहुत प्रेम करते थे। तीसरा प्रश्न, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? शुक्ल जी के पिताजी का उन दिनों मिर्ज़ापुर में ट्रांसफ़र हुआ था और जब उनको पता चला कि प्रेमगन जी, जो कि भारतेंदु मंडली के बहुत ही बुजुर्ग और सबसे वयोवृद्ध लेखक हैं, तो उनके मन में आया कि क्यों ना उनके घर जाया जाए। और तब वे अपने मित्रों के साथ करीब 1.5 मील चल करके उनके घर के पास पहुंच गए। काफ़ी देर सड़क के चारों ओर घूमने के बाद अचानक से मकान के ऊपरी बरामदे में लताओं से आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ, खम्भों के बीच में उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी। वो मूर्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रेमगन जी ही थे, जो कि एक खम्भे से हाथ टिका करके खड़े हुए थे। ये उनकी पहली झलक थी जो शुक्ल जी ने प्रेमगन जी की देखी थी। वास्तव में प्रेमगन जी का घर बहुत बड़ा था और उसके ऊपर कई सारे लताएं, पेड़ थे और प्रेमगन जी लंबे बालों वाले थे और बहुत ही अदाओं के साथ रहते थे, और यही कारण है कि वो हमेशा अपने ऊपरी बरामदे में कई बार अक्सर आकर के हाथ टिका करके खड़े हो जाया करते थे, और ऐसी ही अवस्था में शुक्ल जी ने उन्हें पहली बार देखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे बढ़ता गया? बचपन से ही पिताजी द्वारा हिंदी फारसी कविताएं और रामचरितमानस इत्यादि सुनाया जाना, साथ में भारतेंदु जी के नाटकों से बचपन में ही परिचय हो जाना, इन सब वजहों से कहीं ना कहीं शुक्ल जी में साहित्यिक रुचि तो पैदा हो ही गई थी। बाद में जब उन्होंने प्रेमगन जी को देखा, प्रेमगन जी का दर्शन हुआ, तो मन में एक और रुचि जागी कि कल को मैं भी जाकर के ऐसा लेखक बनूं। और बाद में केदारनाथ पाठक जी ने जब मिर्ज़ापुर में एक पुस्तकालय खोला तो उस पुस्तकालय में जाकर के वे किताबें पढ़ने लगे और यहीं से साहित्य के प्रति उनकी रुचि निरंतर बढ़ती चली गई, उसमें निरंतर वृद्धि होती चली गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? शुक्ल जी जब 16 वर्ष के हो गए तो उस अवस्था में अपने मित्रों के साथ बैठ कर के अब वे भी साहित्य के ऊपर चर्चा करने लगे, और ठीक जैसे भारतेंदु जी की एक मित्र मंडली थी, वैसे ही शुक्ल जी ने भी अपनी एक मित्र मंडली बना ली। ये मित्र मंडली अक्सर चर्चा के दौरान निसंदेह जैसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करती थी।
जबकि शुक्ल जी के घर के आसपास जो लोग रहते थे वो अदालत और कचहरी में काम करने वाले उर्दू भाषी वकील थे। वे वकील जो अक्सर करके उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे और उनके लिए ये सारे शब्द, निसंदेह इत्यादि बहुत अजीब से थे। इसलिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत मजाक में ही शुक्ल जी की इस मित्र मंडली का नाम ही निसंदेह मंडली रख दिया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर आपको याद भी रखना है और ध्यान भी रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है, ऐसी 3 घटनाएं चुनकर अपने शब्दों में लिखिए। यूँ तो इस पाठ में कई सारी घटनाएं जो चौधरी साहब के जीवन से जुड़ी हुई हैं उनका उल्लेख किया गया है। यदि हम कोई 3 चुनें तो एक तो वो घटना है जब एक बार बहुत ही पुरानी परंपरा के कवि वामनाचार्य गिरी प्रेमगंज जी के ऊपर कविता करते हुए जा रहे थे तो अचानक वो अंतिम कवित्व पर यानी अंतिम कविता के स्टैंजा पर आकर के अटक गए। लेकिन उन्हें तुरंत उनके प्रेमगंज जी के घर के पास ही प्रेमगंज जी ऊपर के बरामदे में खड़े दिखाई दिए और जैसे ही उन्होंने प्रेमगंज जी को देखा तो वामनाचार्य गिरी ने तुरंत कविता की अंतिम पंक्ति लिख दी और वो कविता की अंतिम पंक्ति थी, खंबा टेक खड़ी नारी मुगलाने की। असल में ये बड़ी हंसी मजाक की बात थी, क्योंकि जिस तरह से प्रेमगंज जी खड़े होते थे वो उनके लंबे बाल थे तो वो काफ़ी हद तक एक स्त्री जैसे दिखाई देते थे दूर से, और शायद इसी का मजाक बनाने के लिए वामनाचार्य गिरी जी ने ये अंतिम पंक्ति उस कविता की लिखी। दूसरा एक किस्सा है जब एक बार एक पंडित जी प्रेमगंज जी के यहाँ आए और प्रेमगंज जी ने उनसे हालचाल पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आज एकादशी का व्रत होने के कारण उन्होंने बस कुछ जल खाया है और यूं ही चले आ रहे। प्रेमगंज जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने मजे लेते हुए कहा, जल ही खाया है या फलाहार भी पिया है। ये प्रेमगंज जी का स्वभाव था कि वो हर बात उल्टी बात का उल्टा ही जवाब देने में माहिर थे, क्योंकि वो एक लेखक थे तो ऐसी बातें उनके लिए बाएं हाथ का खेल थी। तीसरा एक किस्सा है जब एक बार शुक्ल जी अपने मित्रों के साथ प्रेमगंज जी के घर पहुंचे और एक किताब के ऊपर वो लोग चर्चा कर रहे थे। अचानक से वहाँ जो लैंप रखी थी उसकी जो बत्ती थी वो फड़फड़ाने लगी। ये पुरानी लैंप होती थी जिसमें ऊपर की तरफ कांच लगा होता था। शुक्ल जी ने और अन्य मित्रों ने जब बुझाने की कोशिश की तो उनमें से ही एक मित्र ने रोक लिया कि रुक जाओ, ज़रा थोड़ा आराम करो, क्योंकि प्रेमगंज जी अलग तरह के व्यक्ति हैं, ज़रा दिखाता हूँ कि वो आज क्या करते हैं। और तब उन्होंने देखा कि प्रेमगंज जी लगातार नौकरों को आवाज़ देते रहे, चिल्लाते रहे कि कब आओगे, जब ये लैंप फूट जाएगी तब आओगे, अरे लैंप को बुझा दो। लेकिन खुद उन्होंने लैंप बंद नहीं की और अंत में लैंप का वो कांच टूट करके अलग गिर गया। ये दर्शाता है कि प्रेमगंज जी एक अलग ही रईस किस्म के बहुत ही शौकिया व्यक्ति थे जो ज़्यादातर अपने कार्यों के लिए नौकरों पर निर्भर रहा करते थे। प्रश्न नंबर 7, इस पुरातत्व की दृष्टि में कुतूहल और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ बताना है कि ये कथन किसके बारे में आया। याद रखिए, ये कथन शुक्ल जी ने प्रेमगंज चौधरी साहब के बारे में ही कहा है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में कुतूहल और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। कारण ये है कि चौधरी साहब भारतेंदु मंडली के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिस कारण शुक्ल जी इत्यादि उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे और उन्हें पुरातत्व की दृष्टि से देखा करते थे। पुरातत्व मतलब बहुत ही पुराना, आर्कियोलॉजी को भी हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। साथ ही प्रेमगंज जी सबसे प्रेम से बात करते थे और उनके पास सदैव अलग किस्म के कुछ किस्से होते थे। उनका कहने का अंदाज भी बहुत अलग था, जिस वजह से वो एक कुतूहल का भी केंद्र रहा करते थे। कुतूहल मतलब एक जिज्ञासा का केंद्र, एक उत्साहपूर्ण जिज्ञासा का केंद्र, और सभी के प्रेम का भी विषय थे। तो यही कारण है कि शुक्ल जी ने इस पंक्ति का प्रयोग बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी के लिए किया है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया गया है। यदि हम ध्यान देंगे तो कई सारी बातें हमें चौधरी साहब के बारे में यहाँ पता चलती हैं। पहली बात, वे हिंदी के कवि थे जो प्रेमघन उपनाम से लिखा करते थे। प्रेमघन उनका नाम नहीं था, उन्होंने जोड़ा था, वो उपनाम था, उस नाम से वो सिर्फ लिखा करते थे। दूसरा, वे एक रईस व्यक्ति थे जिनके यहाँ हर त्यौहार बहुत बढ़ चढ़ करके मनाया जाता था
और वो बहुत ही सुखमय जीवन बिताया करते थे। तीसरा, वे एक तबीयत वाले व्यक्ति थे, मतलब उनकी बातों का कहने का अंदाज एकदम निराला था। यहाँ तक कि वे अपने नौकरों से भी बड़े मज़े से बात करते थे। अक्सर करके जब वे कोई बात शुरू करते थे तो कहते थे, क्यों साहब, बात सही कही ना। क्यों साहब कहने का उनका ये अंदाज भी उतना ही निराला था। वे बहुत हंसमुख थे, मजाक करने वाले व्यक्ति थे, सबसे मज़े लेना उनकी आदत में था, जैसा कि हमने ऊपर के 3 किस्सों में उनकी इस आदत को देखा भी था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से मित्र शामिल थे? यदि आपको याद हो कि जब शुक्ल जी 16 वर्ष के हो गए और वो निसंदेह मंडली जो उनकी बनी, तो उसमें 4 मित्र उनके बहुत प्रसिद्ध थे। काशी प्रसाद जायसवाल जी, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौंड और उमाशंकर द्विवेदी। इसमें से कोई भी नाम आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है, इसलिए एक बार इनको पढ़ लेना और ध्यान में रख लेना बेहद ज़रूरी है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत ही जल्द गहरी मैत्री में परिणत हो गया, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इसका मतलब ये था कि भारतेंदु जी के मकान के नीचे वो जिससे मिले, उनसे जो उनका संबंध था वो गहरी मित्रता में बदल गया। परिणित माने बदल गया। वास्तव में ये जो पूरा वाक्य है वो तब आया जब शुक्ल जी काशी गए तो उन्हें एक मकान के पास केदारनाथ ठाकुर जी दिखे। ये वही केदारनाथ ठाकुर जी हैं जिनके पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के शुक्ल जी मिर्ज़ापुर में किताबें पढ़ा करते थे। बातों से जब उन्हें केदारनाथ जी से मालूम पड़ा कि ये मकान किसी और का नहीं बल्कि भारतेंदु जी का है, तो इतना सुनना ही था कि शुक्ल जी उस घर को बड़े ही प्रेम और जिज्ञासा से देखने लगे। उनको ऐसा देखकर केदारनाथ जी को बहुत अच्छा लगा। उनको लगा एक छोटा सा बच्चा और उसके मन में साहित्य के प्रति इतना प्रेम, छोटा सा मतलब 13-14 साल का बच्चा। और वे केदारनाथ जी उसके बाद शुक्ल जी से लंबे समय तक बातें करते रहे। बाद में केदारनाथ जी से शुक्ल जी का यह परिचय एक बहुत गहरी मित्रता में बदल गया। यही इस वाक्य का मतलब था। आप इस पूरी पाठ के प्रश्नोत्तर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको आगे भी अपने मित्रों और दोस्तों में फैला सकते हैं ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो जाए। धन्यवाद।